हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे और राजनीतिक विज्ञान या सिविक्स की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 और इसके अध्याय 4 में हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो इसके जो पिछले अध्याय था, अध्याय 3 में आप कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ चुके हैं और उसको समझ चुके हैं और आज हम न्यायपालिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जो भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है। भारत में जब अंग्रेजों के द्वारा भारत गुलाम था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा ही ये न्याय व्यवस्था देश में लागू किया गया था और इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून की रक्षा करते हैं। और कानून की रक्षा कौन करते हैं? जो न्यायालयों में न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश मतलब जज। जो जज होते हैं वही अपने आदेश और अपने निर्णय के द्वारा जो कानून है उसकी रक्षा करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। विभिन्न प्रकार की अदालतें देश के कई स्तर की न्यायपालिका बनाती है। तो भारत में जो न्यायपालिका वो भी कई स्तर की है और सबसे ऊपर में है जो दिल्ली में स्थित है वो है सुप्रीम कोर्ट। वो सबसे ऊंचा न्यायालय है। उसके बाद प्रत्येक राज्य में अलग अलग न्यायालय हैं जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से बाद जो जिला स्तर पर जो न्यायालय हैं उसको कहते हैं जिला अदालतें या जिला कोर्ट। तो इस तरह से 3 स्तर की अदालतें हैं और सबसे निचली अदालत कहा जाता है। जो जिला कोर्ट होता है वो सबसे निचले स्तर का होता है। तो सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बाद क्या है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के बाद है जिला न्यायालय। और सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से 3 स्तर का है। सबसे ऊपर जो है देश की राजधानी दिल्ली में है और उसके बाद जो हाई कोर्ट है या फिर उच्च न्यायालय है वो सब राज्यों के राजधानियों में है। जैसे हमारे झारखंड की राजधानी रांची में है। और जो जिला कोर्ट है वो प्रत्येक जिले में है, जैसे हमारा धनबाद में है। तो इस तरह से अलग अलग स्तर की न्यायालय हैं। और इसमें सबसे पहले हमको कोई भी यदि मामला होता है तो उसका एफआईआर करना पड़ता है निचली अदालत में। निचली अदालत मतलब जिला जो कोर्ट होता है। फिर जिला कोर्ट में यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं किसी फैसले से तो आप उसको उच्च न्यायालय तक ले जा सकते हैं। और फिर भी यदि उच्च न्यायालय में भी आपको न्याय ना मिले तो आप सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वही अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। तो इस तरह से एक ढांचा है न्यायालय का, न्याय दिलाने का। अब देखिए न्यायपालिका की भूमिका। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है, कोई भी यदि कानून का उल्लंघन करे कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा जो लोकतंत्र है इसको सुदृढ़ बनाना और इसको अपराधों से मुक्त रहने में ये जो न्यायालय है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। न्यायपालिका के कार्य देखते हैं। ठीक है। अब न्यायपालिका के क्या कार्य हैं? देखिए, विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा और नागरिकों के अधिकारों एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। न्यायपालिका क्या कार्य करती है? पहला कार्य करती है विवादों का निपटारा। तो न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारें, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का भी कार्य करती है। कि यदि 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हुआ या फिर नागरिक और सरकार के बीच विवाद हुआ या फिर केंद्र व या राज्य सरकार के बीच विवाद हुआ तो ये सारे मामलों को सुलझाने का काम, सारे विवादों को सुलझाने का काम भी कौन करता है? न्यायपालिका करता है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा। संसद के द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है और यह न्यायिक समीक्षा कहलाता है। न्यायिक समीक्षा क्या है? कि यदि संसद के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है, कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है,
यदि कोई कानून पास हुआ और यदि उस कानून में संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका उस कानून को समाप्त कर सकती है, रद्द कर सकती है, मतलब समाप्त कर सकती है। और यही क्या है, न्यायिक समीक्षा। ये जो प्रक्रिया है इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं और संविधान अधिकार है उनका संरक्षण करने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। और जो हमारा संविधान है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य भी न्यायपालिका का है। तो इस तरह से आप समझ गए न्यायपालिका के कार्य: विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा और नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य न्यायपालिका करती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। देखिए, भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना, ये मैंने आगे भी आपको बताया कि किस तरह से संरचना है। सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय मतलब राज्यों के हाई कोर्ट। और सबसे नीचे जिला व अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर। उसके नीचे कौन है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं मतलब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से लेवल है। सबसे पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि आपको संतुष्टि ना हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, उससे आगे आप नहीं जा सकते। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊपरी न्यायपालिका का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, न्याय दिलाने का सबसे उच्च संस्था है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़े कोर्ट की, देश के सबसे बड़े कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी को की गई 1950 को। स्थापना के साथ ही भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान की सर्वोच्च न्यायिक प्रक्रिया के प्रीवी काउंसिल और संघीय अदालत खत्म हो गई। और इसके स्थापना के बाद भारत में जो औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान की जो सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली के प्रीवी काउंसिल था, उस समय क्या था, जब भारत गुलाम था उस समय सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रणाली था, सबसे ऊंचा जो कोर्ट था वो था प्रीवी काउंसिल और संघीय अदालत। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसका उच्च न्यायालय दिल्ली में बना, तो ये जो प्रीवी काउंसिल था या फिर संघीय अदालत था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो न्याय प्रक्रिया का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब न्यायाधीश मतलब जज, तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 जो होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके सहायक न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। और जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की जो एज होती है वो होती है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष तक वे अपनी सेवा देते हैं और उसके बाद वो रिटायर करते हैं। तो समझ गए ये चीज कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके अलावा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखिए, दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो उसी का देखिए चित्र में दिया है। ये है दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय। अब है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम करता है। तो हमको भी कुछ संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और यही 6 अधिकारों को सुरक्षा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है।
देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का यह निपटारा करता है। और देश के जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं तो उनके बीच भी जो विवाद होता है उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसके पास अपने द्वारा पहले से किए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को ये भी अधिकार रहता है कि पहले से जो किया गया फैसला है, किसी भी मामले पर जो पहले फैसला लिया जा चुका है या फिर कोई आदेश हो चुका है तो उसकी भी समीक्षा, उसका भी ये आलोचना, उसकी भी फिर से वो रिपीट कर सकता है उस फैसले को सुनाने के लिए, उस पर सुनवाई दोबारा कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही यह किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट या एक जिला कोर्ट से दूसरा जिले कोर्ट के मामले को स्थानांतरित भी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को ये भी पावर होता है कि वह किसी हाई कोर्ट मतलब जो राज्यों में न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या फिर एक जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। मतलब एक राज्य का जो मामला है हाई कोर्ट का वो दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भेज सकता है, या फिर एक जिले का जो मामला है उसको दूसरे जिले में ट्रांसफर कर सकता है। ये पावर किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? हमारे देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है और सबसे ऊंचे स्तर पर यदि अपील करना है, आपको न्याय के लिए अपील करना है तो गुहार लगाना है तो सर्वोच्च न्यायालय से किया जा सकता है। और इसे अपीलिक न्यायालय व अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। तो अनुच्छेद जो 124 में उसमें बताया गया है संविधान में कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस तरह से किया जाए। तो हमारे संविधान में सभी चीजों का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद है उच्चतम न्यायालय, सबसे उच्च अपीलीय अदालत है। तो सबसे ऊंचा यदि आपको अपील करना है तो सबसे ऊंचा कहाँ अपील कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील सुनाता है। तो सर्वोच्च जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो राज्य और केंद्र शासित जितने प्रदेश हैं उसके उच्च न्यायालय में जितने भी फैसले आते हैं उसके खिलाफ वहां अपील किया जा सकता है। तो जो हाई कोर्ट में आपका यदि कोई फैसला सुना दिया जाए तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जा सकता है। ये हो गया कि आप जो हाई कोर्ट के मामलों को फैसले के विरुद्ध आप वहां अपील कर सकते हैं, लेकिन राज्यों के बीच जो विवाद होगा या फिर मौलिक अधिकार या जो मानव को जो अधिकार दिए गए हैं, मानवाधिकार, तो इसका यदि किसी तरह से किसी के साथ उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे जाकर उच्चतम न्यायालय में इसके लिए अपील कर सकता है। तो ये सब चीज अच्छा, ये सिविक्स आपको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप में जागरूकता आए, आप में जानकारी आए कि हमारे साथ यदि कोई अन्याय हो तो हम किस तरह से उसका निपटारा कर सकें, या फिर आप लोगों को भी बता सकें कि किस तरह से किसी मामले पर आप हाई कोर्ट की शरण ले सके या फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सके। तो इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए ताकि आप अपनी भी मदद कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्रवाई एवं अन्य कामकाज को चिरस्थायी बनाने के लिए अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय से में जो निर्णय लिया जाता है या फिर जो कामकाज होता है उसको अधिक दिनों तक रखने के लिए अभिलेख के रूप में, मतलब उसको स्टेटमेंट के रूप में संरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत में किसी कार्रवाई के दौरान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये जो अभिलेख तैयार किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, ये कभी यदि आवश्यकता पड़े तो उच्च न्यायालय या फिर निचली अदालत में जब कार्रवाई होगा कोर्ट का तो उस दौरान आप सबूत के तौर पर या प्रमाण के तौर पर उसको प्रस्तुत
कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यही कारण है कि इसे अभिलेखनीय न्यायालय भी कहा जाता है। और यही कारण है कि इसको अभिलेखनीय न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि इसमें अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से निचला जो स्तर है न्याय के लिए वो है उच्च न्यायालय, जो राज्यों में स्थित होता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो जितने भी राज्य हैं भारत में, तो सभी राज्यों का अपना अपना उच्च न्यायालय है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में और किसी राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो सभी राज्यों का अपना उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संसद के द्वारा ये भी कहा जाता है कि किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर कोई संघ शासित जो राज्य हैं तो उसमें भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। देखिए ये क्या है, झारखंड उच्च न्यायालय का चित्र है जो रांची में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और रांची में झारखंड उच्च न्यायालय है। तो इस तरह से सभी राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं। झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। तो 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है गठन के अनुसार, इसको बनाने के अनुसार। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है। और संविधान का जो अनुच्छेद 214 है उसमें उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया कि किस तरह से इसका गठन किया जाए। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 साल में। तो उसके बाद ही झारखंड का उच्च न्यायालय बना। एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। कभी कभी 2 राज्यों में या फिर 2 संघ शासित राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाईकोर्ट के पास होती है। और ये तो केंद्र स्तर पर हो गए, देश के स्तर पर हो गए कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे पावरफुल है, सबसे ऊंचा है। और लेकिन राज्य में क्या है? सबसे ऊंचा न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय है। देश में 24 हाईकोर्ट हैं। कितने हैं? 24 हाईकोर्ट हैं। 1862 ईस्वी में स्थापित कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। तो 1862 में कोलकाता न्यायालय का, कोलकाता हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था और ये देश का सबसे पुराना न्यायालय है, मतलब आजादी से पहले का है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनको उसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वही शपथ दिलाते हैं, क्योंकि कोई भी पद ग्रहण करने के पहले शपथ लेना पड़ता है। तो जो न्यायाधीश शपथ लेते हैं तो वो राज्यपाल कराते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो उसी तरह से राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिलाते हैं। जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित हैं, सभी उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। तो उच्च न्यायालय किसके अधीन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति चाहे, आवश्यकता यदि उनको लगे, तो वो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। यदि उनको लगे कि इस न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिक करनी चाहिए, तो वे कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। राज्य या समूह की अपीलीय प्राधिकरण होने के नाते हाईकोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह शक्ति, अधिकार व शक्ति प्राप्त है। तो क्या है? राज्य या समूह का जो अपील होगा उसके कारण क्या है, जो हाईकोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही शक्ति होता है कि वो किसी चीज की फैसला सुना सके, राज्य से संबंधित जो फैसले हैं उसको सुना सके। उच्च न्यायालय राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। और जैसे केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक होता है मौलिक अधिकारों का, तो उसी तरह से राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकार आप जानते ही हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति,
पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय को उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं तो उसमें नियुक्ति किस तरह से हो, उनका किस तरह से प्रमोशन हो और उनकी छुट्टियों का क्या नियम हो, तो इससे संबंधित अधिकार है कि उच्च न्यायालय बना सकते हैं। आगे की कक्षाओं में आप उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और कार्यों को और ज्यादा अच्छे से जानेंगे। तो उच्च न्यायालय जितने भी जिला न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं, तो उसके लिए भी सारे नियम वही बनाते हैं कि किस तरह से प्रमोशन होगा, किस तरह से छुट्टियां मिलेगी, नियुक्ति किस तरह से होगी, ये सारे चीज उच्च न्यायालय बनाते हैं। अब उच्च न्यायालय से नीचे कौन सा स्तर है, आगे आपने देखा है ना, तो वो है जिला और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय आते हैं, उसी तरह से उच्च न्यायालय के अधीन जिला या फिर उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। इनका प्रशासन जिला स्तर पर होता है और इनका प्रशासन कौन करता है, जिला स्तर पर। जैसे उच्च न्यायालय का राज्य स्तर पर होता है तो उसी तरह से जिला न्यायालय का जिला स्तर पर होता है। जिले का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। तो जिले का जो क्षेत्रों का संबंधित सारे अधिकार जो सत्र न्यायालय हैं उसको होता है। सिविल मामलों का संचालन करते हुए जिला जज और आपराधिक मामलों का न्याय का संचालन करते समय उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। तो सत्र न्यायालय क्या है, यदि सिविल मामलों का संचालन करते हुए जिला जज और आपराधिक मामलों का न्याय का संचालन करते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जब वे सिविल मामलों का संचालन करें और आपराधिक मामलों का संचालन करें तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपोलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर उसे मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। और यदि कोई मेट्रोपोलिटन शहर है, इलाका है, तो वहां के जो न्यायाधीश होंगे तो उसको मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश कहा जाएगा उसके नाम के अनुसार। जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। तो जो जिला का न्यायाधीश होता है वो हाईकोर्ट के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, उससे निचला स्तर का बड़ा न्यायाधीश होता है। जिला अदालतों का भी देखिए यह जिला न्यायालय है, ठीक है, हमारे जिले का न्यायालय, मतलब कोई जिले का दिखाया गया है यहाँ पर, किसी विशेष जिले का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जिला न्यायालय होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, उसी तरह से। तो ये है कि जिला अदालतों का भी अधीनस्थ अदालतों और निचली अदालतों जैसे अनुमंडलीय अदालतों पर अधिकार होता है। तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट हो गए। अब जिला न्यायालय जो होते हैं उसके भी अधीनस्थ कुछ अदालत होते हैं जिसे निचली अदालत कहते हैं, या फिर जो अनुमंडल के अदालत होते हैं वे हो गए निचली अदालत। तो उसके वे किसके अधीन होते हैं, जिला के अधीन रहते हैं। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। तो जो निचला अदालत होता है उसमें जो सिविल मामला आता है तो उसको देखने के लिए ये जूनियर सिविल जज होते हैं, जज कोर्ट होता है, फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है, फिर वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट होता है। मतलब छोटे से बड़े क्रम में इसको दिखाया गया, आरोही क्रम में दिखाया गया कि सबसे पहले जूनियर सिविल जज कोर्ट, उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, उसके बाद वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ एक घटना दिया है कि प्रतिमा एक काल्पनिक नाम है। झारखंड में रहने वाली एक छात्रा के चेहरे पर कुछ मनचले ने तेजाब फेंक दिया, तो एसिड अटैक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे घटना आप आसपास सुने होंगे, पेपरों में देखे होंगे, जिससे उसका पूरा चेहरा जो था जल गया, विकृत हो गया। तो उसे अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू किया गया। घटना की जानकारी होने के बाद प्रतिमा के माता पिता ने पहले अस्पताल जाकर अपनी बेटी का हाल जाना और समाज के दुश्मन
इन मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का मन बनाया। ठीक है, तो जब एक लड़की है, स्कूल की एक छात्रा है प्रतिमा, एक काल्पनिक नाम दिया गया है किसी घटना का कि झारखंड की रहने वाली है। किसी बदमाश लड़के ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया और तब उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब उसको उनके माँ पिताजी को ये घटना पता चला तो वे पहले बेटी को देखने हॉस्पिटल गए, फिर उस मामले को उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का उन्होंने मन बनाया। वहां उपस्थित सभी लोगों की राय भी यही थी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। के संबंध में दर्ज करा दी गई और उसके बाद क्या करा दिया गया, अब FIR। जब भी कोई किसी के साथ अपराध होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, थाना में जाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। FIR क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जो पहला खबर होता है उसका रिपोर्ट जाकर थाने में लिखाया जाता है। तो जो प्रतिमा के माँ पिताजी थे उन्होंने उन बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन इस घटना की जांच शुरू कर दी और जब उन्होंने FIR दर्ज की तब पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां अदालत में फौजदारी कानून के तहत मामला चलता है। ठीक है, कहाँ उनको भेजा गया, जहां फौजदारी मामलों पर मामला चलता है वैसे जगहों में उन अपराधियों को भेज दिया। सजा दिलाने के लिए प्रतिमा के पिता ने एक वकील रखा जो अदालत में आरोपियों को सजा दिलाने में कानूनी पक्ष रखता है। तो पहला तो FIR दर्ज करना पड़ता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, अपराधी को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, उसके बाद उसके ऊपर केस चलता है। तो केस को चलने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, वकील की आवश्यकता होती है। तो जो प्रतिमा के पिता थे उन्होंने एक वकील को रखा ताकि आरोपियों को सजा दिलाने में कानूनी पक्ष रख सके वकील। तो यही प्रक्रिया होता है कानून में आगे बढ़ने के, किसी को अपराधी को अपराध की सजा दिलाने का यही प्रक्रिया होता है। आरोपी भी अपने बचाव में वकील रखा और जो आरोपी था उसको भी अधिकार है कि अपने पक्ष में कुछ पक्ष में रखने के लिए वो भी वकील रखे। तो प्रतिमा के पिता ने भी वकील रखा और अपराधी ने भी वकील रखा। अब दोनों पक्ष के वकील अपना अपना मामला रखेंगे, उसके बाद उस पर विचार होगा और अदालत में जो न्यायाधीश हैं वो फैसला सुनाएंगे ताकि वह सजा पाने से बच सके। इसलिए अपराधी ने भी अपना वकील रखा। अंततः अदालत ने आरोपियों को इस अपराध के लिए दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। और फिर दोनों वकीलों का बहस हुआ कोर्ट में। फिर जो प्रतिमा के वकील थे वे जीत गए और जो अपराधी थे उनको कोर्ट ने सजा सुनाया, न्यायाधीश ने सजा सुनाया और उसको जेल हो गया। तो इस तरह से जितने भी अपराध होते हैं इसी तरह से फैसले होते हैं। पहले FIR दर्ज होता है, फिर पुलिस कार्रवाई करती है, फिर गिरफ्तारी होती है, फिर वकील रखे जाते हैं, वकील मामले पर ये करते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद जो पक्ष जीतता है, जिसका सही पक्ष होता है, जिसके पास सबूत होता है, वो पक्ष जीतता है और जो अपराधी होता है उसको सजा मिलता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये ही न्यायिक प्रक्रिया है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर का पार्ट 1। तो इसका पार्ट 2 इसके बाद आएगा तो उसको भी आप जरूर देखेंगे। और यदि आपका कोई चैप्टर पहला छूट गया है या फिर आने वाले आपको चैप्टर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगले पार्ट में हम दीवानी एवं फौजदारी जो मामले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आप सिविल आगे ऊपर सुने, आपने सिविल शब्द सुना, फौजदारी शब्द सुना, तो ये सारे चीज को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और आप पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।